तो नमस्कार छात्रों, मेरा नाम सुभाष। आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थशास्त्र का पाठ नंबर 2, भारतीय अर्थव्यवस्था। 1950 से 1990 तक क्या हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में जानेंगे। बहुत ज़्यादा डीप नहीं जानेंगे, थोड़ा ऊपर ऊपर तक जानेंगे। ठीक है, तो पाठ का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990 तक। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है वो पार्ट 1 पहले पार्ट 1 की वीडियोस हमारे चैनल पर डली हुई है, पहले उनको देखें फिर पार्ट 2 पढ़ें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, परिचय है। इस चैप्टर का परिचय लिखा हुआ है कि इस चैप्टर में क्या होने वाला है, हम किसके बारे में मेनली पढ़ेंगे। ठीक है, तो परिचय में क्या है, परिचय में कि थोड़ा सा हम ऊपर ऊपर देख लेते हैं कि देश को आज़ाद हुए 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। लगभग 200 साल हमारे ऊपर राज किया गया ब्रिटेन के द्वारा। तो कहीं ना कहीं हम उब गए थे। तो जब हमें अपना भाग्य लिखना मतलब थोड़ा कि अब हमारे भाग्य में हम जैसे अपने देश को चलाएं। तो जब आज़ादी के बाद हम बन गए भाग्य विधाता। अपने भाग्य विधाता वर्ड ना यूज़ हुआ है किताब में, इसलिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो जब हम अपने भाग्य विधाता बन गए तो अब देश को कैसे चला जाए, क्योंकि हमारे ही जिम्मे में था देश को कैसे चलाना है, अब वो हमारे जिम्मे में था। तो देश को चलाने के लिए कई चीज़ें होती हैं कि किसी एक का हित में काम ना हो। देश में जितने भी निर्णय लिए जाएं, बड़े बड़े फैसले हो, पॉलिसी बनाई जाए, तो किसी एक को ध्यान में रख के ना हो, सबका कल्याण हो। ठीक है, तो सबके कल्याण के लिए बहुत सारी बातों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी था। जैसे आज़ादी के बाद तो पहला पॉइंट क्या है परिचय में कि देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया जाना चाहिए। अब अर्थव्यवस्था कौन अपनाएगा? अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की है, मेनली 2 है, लेकिन एक मिश्रित हो जाता है दोनों के बीच का, तो इसलिए हम 3 कह देते हैं। तो 3 प्रकार की अभी हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में उसको भी। तो कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाई जानी चाहिए, कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाने से किसको ज़्यादा लाभ होगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये फैसला कौन करेगा कि कौन सी अपनानी चाहिए? जिनका ज़्यादा महत्व था, जैसे हमारे जवाहरलाल नेहरू हो गए या और राजेंद्र प्रसाद हो गए, ऐसे बहुत सारे नेता थे जिनका महत्व ज़्यादा था उस टाइम, नेता। तो हमारे देश के नेता, ये सबसे बड़ा एक प्रश्न था कि कौन से अर्थव्यवस्था को अपनाया जाना चाहिए जिससे अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो सके। ठीक है, सेकंड में क्या है कि हमारे जवाहरलाल नेहरू जो थे उनको समाजवाद बड़ा अच्छा लगता था। ठीक है, एक होता है पूंजीवाद, एक होता है समाजवाद, एक होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे आगे थोड़ा सा। तो अभी बस एक नाम याद रख लो कि समाजवाद उनको बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके भक्त बन गए, समाजवाद के भक्त बन गए, यही अच्छा है, ऐसा नहीं था। उसमें भी कुछ कमियां थी समाजवाद में। उन कमियों के अगर हटा दिया जाए तो समाजवाद अच्छा था। मतलब कि समाजवाद तो अच्छा था, लेकिन पूरी तरीके से नहीं, पूर्ण रूप से समाजवादी अच्छा नहीं था। कुछ कमियां उसमें थी, ये मानते थे जवाहरलाल नेहरू जी, मानते थे कि कुछ कमियां हैं, पूरी तरीके से मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन समाजवाद कहीं ना कहीं अच्छा है। सभी नेताओं का एक ही मत था, ज्यादातर नेता जो थे एक ही मत था कि पूंजीवाद और समाजवाद, 2 मैंने बताया ना अभी कि एक पूंजीवाद और एक समाजवाद, इनके बीच का एक होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो सभी नेता का एक ही मत था कि पूंजीवाद और समाजवाद, ना हम पूंजीवाद अपनाए ना हम समाजवाद अपनाए, हम इसके बीच का कुछ सर्वश्रेष्ठ मतलब जो सबसे अच्छा हो, इसके बीच में ना हम ज़्यादा लेफ्ट जाएंगे ना हम ज़्यादा राइट जाएंगे, हम बिल्कुल बीच में रहेंगे जो सबसे ज़्यादा अच्छा हो। तो सर्वश्रेष्ठ विकल्प ऑप्शन अपनाया जाए जो समाजवाद के सभी विशेषताओं से युक्त हो मतलब कि सारी विशेषताएं हो। समाजवाद, हम मेनली समाजवाद को अपनाने वाले थे। जैसे जवाहरलाल नेहरू को समाजवाद पसंद था, लेकिन कुछ कमियां जरूर थी उसमें। तो ऐसे ही सभी नेता चाहते थे कि इन दोनों के बिल्कुल बीच में हम कुछ अपनाएं, ना ये ना वो। तो समाजवाद की सारी अच्छाइयाँ, सारी विशेषता हो, लेकिन जो कमियां हैं समाजवाद में, जो कमियां हैं वो कमियां मुक्त हो मतलब वो कमियां हटा दिया जाए, जो भी कमियां हैं वो कमियां हटा दिया जाए। कुछ ऐसा हम अपनाएं अपनी अर्थव्यवस्था में जो सबसे बेस्ट हो। ठीक है, अगला क्या है, फोर्थ क्या है कि सरकारी योजनाओं में निजी क्षेत्र क्या होता है? निजी क्षेत्र होता है जो प्राइवेटाइजेशन हुआ था, प्राइवेट सेक्टर उसको कहते हैं। तो निजी क्षेत्र को अनदेखा ना किया जाए,
ये जो सरकारी नीतियाँ बनती है ना, सरकारी नीतियाँ, तो कहीं ना कहीं सरकारी नीतियाँ सरकारी काम से रिलेटेड, इन सब से रिलेटेड, तो ऐसा ना हो। हमने पहले ही बताया कि जो भी समाज में है, समाज में रहने वाले हर तबके को, हर तबके का कल्याण हो, सबको अच्छा या बुरा जो भी मिले सबको मिले सरकार की तरफ से, किसी एक को फायदा ना हो और किसी एक को नुकसान ना हो। तो वो चीज़, तो उसी चीज़ में हमने क्या देखा कि सरकारी योजना, जो भी सरकार की पॉलिसीज़ होगी, कोई भी योजना होगी किसी के औद्योगिक में, किस में भी, तो वो निजी क्षेत्र को अनदेखा ना किया जाए। उस योजना में निजी क्षेत्र को ध्यान में रख के, निजी क्षेत्र को ध्यान में रख के कोई भी योजना बनाई जाए, कोई भी पॉलिसी बनाई जाए। तो अभी हमने देखा कि सरकारी योजना में, जो भी सरकारी योजना बनाई जाए, इसमें निजी क्षेत्र को अनदेखा ना किया जाए, उनको भी इंक्लूड किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1948 और भारत की नीति निर्देशक सिद्धांत, दोनों का दृष्टिकोण एक जैसा था। इसमें दो चीज़ें आई, दो चीज़ें क्या आई, एक तो ये आया औद्योगिक नीति प्रस्ताव जो कि 1948 में था, ये 6 अप्रैल था, 6 अप्रैल 1948। ठीक है, और भारत की नीति निर्देशक सिद्धांत, दो चीज़ें। तो औद्योगिक नीति प्रस्ताव में क्या था कि भारत की वो सारी नीतियाँ जो उद्योग को सुचारू रूप से चलाने के लिए ली जाती है, पॉलिसीज़ बनाई जाती है किसी भी उद्योग को अच्छे से चलाने के लिए। ठीक है, तो वो सारी नीतियाँ कहीं ना कहीं इसमें थी। ये कौन लेता, उस टाइम के उद्योग मंत्री लेते हैं, केंद्रीय उद्योग मंत्री। ठीक है, श्यामा प्रसाद चटर्जी थे, पता नहीं ऐसे कुछ थे शायद, वो मैंने पढ़ा था। तो औद्योगिक नीति प्रस्ताव 6 अप्रैल 1948 को था। ये उस टाइम के केंद्रीय मंत्री श्यामा प्रसाद चटर्जी, मुखर्जी थे, सॉरी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नाम था इनका। ठीक है, तो इन्होंने लिया था ये निर्णय, इन्होंने घोषणा करी थी। इसमें क्या था मैंने बता ही दिया कि कोई भी उद्योग चलाने के लिए जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो इसमें से नीति बनाए जाते हैं। अब भारत के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है, भारत में कभी भी कोई नीति बनाई जाए, लोगों के कल्याण के लिए कोई भी एक पॉलिसी बनाई जाए, ठीक है, प्लान किया जाए, तो वो देश के हित में किया जाए। देश के हित में मतलब कुछ शर्त है, इन शर्तों को ध्यान में रख के किया जाए। ठीक है, कुछ सिद्धांत बना दिए गए हैं कि इन सिद्धांतों को दिमाग में रख के हमेशा कोई भी पॉलिसी बनानी है। ठीक है, ताकि किसी के राइट्स वायलेट ना हो, किसी के अधिकारों का हनन ना हो, किसी का नुकसान ना हो इससे। ठीक है, कोई पॉलिसी बनी जिसमें एक तबके को फ़ायदा हो रहा है, दूसरे को नुकसान हो रहा है, तो ऐसा ना हो। तो इसलिए क्या था कि भारत के नीति निर्देशक सिद्धांत थे कुछ, कि जब भी नीति बनेगा तो उसको इस सिद्धांत के हिसाब से निर्देश दिया जाएगा कि ये सिद्धांत हमें ये निर्देश देता है कि ऐसी नीति नहीं बनानी है। ठीक है, तो दो चीज़ें थी कि एक तो उद्योग के लिए जो नीति बनेगी और एक भारत में जो टोटली नीतियाँ बनेगी। दोनों का जो देखने का नज़रिया था कि किस तरह नीति बनाई जाए, चाहे ये चाहे वो, किस तरह नीति बनाई जाए, वो कहीं ना कहीं सेम सा था। सेम सा था मतलब क्या कि दोनों का नज़रिया जो था वो ये था कि जनता का ज़्यादा फायदा हो। ठीक है, जनता का ज़्यादा अधिक फायदा हो और किसी एक का नुकसान ना हो, सबका एकजुट होकर फायदा हो। तो दोनों का दृष्टिकोण एक जैसा था, देखने का नज़रिया एक जैसा था। ठीक है, सन 1950 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग का गठन हुआ। ठीक है, सन 1950 में, कोई भी पूछे ना कि योजना, क्योंकि ये ना बहुत चर्चे में रहता है, योजना आयोग जो वर्ड है, प्लानिंग कमीशन कहते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, तो ये बहुत चर्चे में रहता है हमेशा, क्योंकि मेन जो प्लानिंग वगैरह करता है ना, कोई अच्छे प्लानिंग हुए तो कहीं ना कहीं इसका हाथ जरूर होता है उसमें। ठीक है, तो ये हमेशा चर्चे में रहता है, तो इसको तुम ध्यान रख लो कि 1950 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, अब कमेंट में बताओ कि योजना आयोग का नाम भी बदला गया है क्या कभी, और अगर बदला गया है तो क्या नाम है अभी। ठीक है, अभी या पहले जब भी बदला गया है तो वो कौन से सन में बदला गया और क्या नाम बदला गया। ठीक है, और इस प्रकार पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई। इस प्रकार पंचवर्षीय योजना किसने करी, योजना आयोग करता था पहले। ठीक है, योजना आयोग के हाथ में ही था कि वो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत करेगा। पंचवर्षीय योजना क्या था, पंचवर्षीय योजना क्या होता है, हम ना जब भी हम किताब पढ़ने बैठते हैं तो हम एक टारगेट फिक्स करते हैं कि हमें जो लगता है ना कि हम मैथ में ज़्यादा कमज़ोर हैं या इंग्लिश में या इतिहास में, किसी भी सब्जेक्ट में ज़्यादा कमज़ोर है, तो उसमें एक टारगेट बनाते हैं कि 7 दिन के अंदर मेरे को एक चैप्टर ख़त्म करना है इसका।
क्योंकि जिसमें कमज़ोर नहीं है उसमें तो वैसे ही हो जाना है, क्योंकि उसमें हमारा इंटरेस्ट पहले से होता है। मैथ में कमज़ोर नहीं होते तो हमें पहले ही पता होता है कि ऐसे ऐसा हो ही जाएगा, कितना भी ना पढूं तो भी मैं इतना कवर कर लूँगा कि एक सप्ताह में कितना करना है। लेकिन जो हमें मन नहीं लगता पढ़ने में वो कवर नहीं होता, तो इसलिए हम उसमें टारगेट बनाते हैं कि इतना तो कवर करना ही है। तो पंचवर्षीय योजना वही एक टारगेट की तरह है, ठीक है। हम 5 सालों का टारगेट बनाते हैं। जो भी हमें लगता है ना कि इसमें हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, चाहे जो भी फील्ड हो, चाहे वो किसान से रिलेटेड हो या फिर उद्योग से रिलेटेड हो, ठीक है। तो जो भी कोई भी फील्ड हो तो उस फील्ड में जब हमें लगता है ना कि इस फील्ड में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ये ज़्यादा नीचे की तरफ पिछड़ रहा है, तो हम उस पे एक पंचवर्षीय योजना में वो हम एक टारगेट रखते हैं कि हम उस फील्ड को अच्छे से अच्छे बेहतर बनाएंगे इन अगले 5 साल में, ठीक है। तो वो होता है पंचवर्षीय योजना, ठीक है। तो यही था परिचय में हमारा, यही था। अब अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बने रहें हमारे साथ। और कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछिए, कमेंट सेक्शन में आपको रिप्लाई किया जाएगा डाउट का। और एक क्वेश्चन इसमें मैंने पूछा है कि योजना आयोग का नाम कब बदला गया, कौन से सन में बदला गया और क्या नाम पड़ा, ठीक है। आप कमेंट में दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बने रहें।